हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम लोग BHU 2018 का मैथ्स का पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2, ठीक है ना। तो ये हम लोग पार्ट 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और ये हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बच्चों हमारे यहाँ क्रैश कोर्स जैसे ही हमारा 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है तो जो बच्चे बोर्ड पेपर दे रहे हैं तुरंत हमारे यहाँ आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये 3D से है। ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन इज 4, है ना। टू पैरेलल प्लेन, ये दो पैरेलल प्लेन है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। जैसे ये दो समांतर समतलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो टू पैरेलल प्लेन है, इनके बीच की दूरी को हमें निकालना है, ठीक। तो यहां पर बच्चों हमारे पास देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जैसे हमारे पास एक प्लेन गिवन होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन गिवन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। इन दोनों प्लेन के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है और ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल होने चाहिए भाई, पैरेलल होंगे तभी इनके बीच का डिस्टेंस निकलेगा, अदरवाइज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। अब इसकी क्या पहचान है कि पैरेलल है। तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ax प्लस by प्लस cz, ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब इसके बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बनेगा मॉड ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास प्लेन्स क्या गिवन है। पहला है 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 8 फर्स्ट। दूसरा हमारे पास दिया है 4x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 4, ठीक, इस तरह से गिवन है। यहां पर देख पा रहे हैं कि 2x प्लस वाई प्लस 2z गिवन है और इसमें क्या है 4x प्लस 2y प्लस 4z, ये सेम नहीं दिया हुआ है। तो ये सेम कैसे हो सकता है, जब आप इसको क्या करें 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू कितना 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू बच्चों हमारे पास हो गई d1, ये वैल्यू हमारे पास हो गई d2। a कितना है अगर आप इसमें देखें तो a की वैल्यू हमारे पास है 2, b की वैल्यू हमारे पास है 1, c की वैल्यू हमारे पास है 2, ठीक है ना। इस तरीके से ये फार्मूला लग जाएगा। तो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी डिस्टेंस मॉड d1 माइनस d2, d1 कितना 8, d2 कितना 2 अपॉन अंडर रूट क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना हुआ 6 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हुआ 2। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बच्चों बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये प्रोबेबिलिटी से है। ये लिखा है A एंड B आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। ये A और B दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक्सक्लूसिव मतलब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो इनमें से क्या सही होगा ये मुझे देखना है। तो यहां पर आप देखो एक्सक्लूसिव इवेंट ये होती हैं कि अगर A और B इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है फाई है। A और B दो हमारे पास इवेंट हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, तो इस केस में हमारे पास जो इवेंट होती हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, मतलब वो परस्पर अपवर्जी होती हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर हम लोग सेट बना लें, ये हमारे पास यूनिवर्सल है, एक सेट ये हो गया A, एक सेट ये हो गया B और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो यहां पर हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो PA और PB बार, PB बार क्या आएगा, PB बार इसके बाहर का, मतलब इसके बाहर का, B को छोड़ करके बाकी जितना भी रीजन है वो क्या आएगा B बार। तो आपने ये देखा कि जो A है वो सबसेट हो जाएगा किसका, B डैश का। A इज द सबसेट ऑफ B डैश। जब A हमारा B डैश का सबसेट हो जाएगा तो इस केस में बच्चों PA लेस देन इक्वल टू PB बार, ये हमारा निकल आएगा, ठीक है ना।
तो पी ए लेस एंड इक्वल टू पी बी बार, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों क्वेश्चन ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी से है, प्रायिकता से है। ये लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, यानी ए के सही बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है और बी के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5। द प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर टू स्पीक ए फैक्ट इज। क्वेश्चन हमारा ये है ए और बी के सही बोलने की प्रायिकता। ए के सही बोलने की प्रायिकता है बच्चों 4/5, ए के सही बोलने की प्रायिकता है 4/5, बी के सही बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। किसी तथ्य पर उनके एक दूसरे के विपरीत बोलने की प्रायिकता। देखो बच्चों विपरीत कब बोलेंगे ये भाई, अगर किसी भी बात को लेकर के अगर दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है और वो एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल करते हैं, ठीक है ना, विपरीत बोलते हैं, तो कहने का मतलब अगर एक सही बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है तो उस केस में उनके बीच में क्या होगा, कंट्राडिक्शन होगा। ठीक है ना, वो एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी है वो यही पूछी जा रही है कि एक दूसरे के विपरीत बोलने की प्रायिकता क्या होगी। एक दूसरे के विपरीत बोलने की प्रायिकता क्या होगी, उनके एक दूसरे के कंट्राडिक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो कंट्राडिक्ट कब करेंगे बच्चों, जब एक सही बोलेगा और एक झूठ बोलेगा। तो यहां पर लिखोगे पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी, ऐसे निकल आएगा। ठीक, अब पी ए कितना है, पी ए की वैल्यू हमारे पास है 4/5 और पी बी कितना निकलेगा, पी बी हमारे पास निकलेगा यहां पर ये 4/5। पी बी बार यानी पी बी की वैल्यू 3/4 है और अगर हम इसमें पी बार की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगी 1 - 3/4 प्लस पी ए बार 1 - 4/5, पी बी कितना है 3/4। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4/5 और ये कितना हुआ 1/4, ये कितना हुआ 1/5, 1/5 ये 5 है यहां पर 1/5 मल्टीप्लाई 3/4। अब यहां से कितना हुआ, एलसीएम ले लीजिएगा, 5 को 20 ये आ गया। ठीक है, ये बचेगा 4 और ये 3, रिजल्ट हुआ 7/20। तो कितना रिजल्ट आ गया 7/20। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों हमारा प्रोबेबिलिटी से है। ठीक है, तो यहां पर देखो ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। ठीक, कोई व्यक्ति 4 बार में 3 बार में सही बोलता है। ठीक है ना, ही थ्रोज ए डाई, उसने डाई फेंका एंड रिपोर्ट दैट इट इज 6 और बोलता है कि 6 आ गया। ठीक है ना, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की वास्तव में 6 है। तो यहां पर लिखा है एक आदमी 4 बार में 3 बार सत्य बोलता है, तो अगर वो 4 बार में 3 बार सही बोलता है तो सही बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, सही बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई पी ए इक्वल टू 3/4। ट्रुथ मतलब सही बोलने की प्रोबेबिलिटी उसकी हो गई 3/4। ठीक, अगर सही बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, फॉल्स के लिए झूठ बोल रहा है ये, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - 3/4 इक्वल टू कितना बना 1/4 के इक्वल आया। ठीक, अब यहां पर ये कह रहा है कि यदि वह एक पासा फेंकता है और 6 आने की घोषणा करता है, यानी उसने डाइस को फेंका, ठीक है, और बोल रहा है कि वो 6 आ गया, 6 आ गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की एक्चुअली उसका 6 आया हुआ, वास्तव में उसका 6 आया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमारा बेस थ्योरम से है ना, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है। देखो, तो यहां पर 2 तरीके की कंडीशन बनी, या तो उसने सही बोला या तो उसने फॉल्स बोला, या तो उसने सही बोला या तो उसने फॉल्स बोला। सही बोलने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कितनी 3/4। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सही ना बोलने की 1/4।
ठीक, अगर वो सही बोलेगा और वास्तव में 6 आ जाएगा तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई बच्चों 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/6, ठीक है ना। अगर आप डाइस को थ्रो करते हो और 6 आ जाता है, 6 एक नंबर है ना, तो उसमें हम लोग 1 अपॉन क्या करेंगे, टोटल आउटकम कितने होते हैं 6 होते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो वास्तव में अगर 6 आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, और 6 अगर नहीं आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 5/6, 5/6 हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर ये बनेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं PE अपॉन ए, ई इवेंट हो गई 6 आने की, और ये ट्रुथ के लिए हमने ए कंसिडर किया था इसलिए हमने ए ले लिया यहां पर। ये लिखेंगे पी ए बार अपॉन पी ई अपॉन ए बार, ये बनेगा आपका पी ई अपॉन ए बार। अब यहां पर ये निकालना है कि जो 6 आया है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली ए 6, वास्तव में 6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहां पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पीई। अब ये वास्तव में 6 आ रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये बनेगा कितना पी ए, फार्मूला लिख देते हैं पी ई बाई ए, और नीचे आएगा टोटल, तो ये बनेगा बच्चों पी ए पी ई अपॉन ए अगेन पी ए बार पी ई अपॉन ए बार, ठीक है ना। चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसके, तो यहां पर आ जाएगा पी ए कितना है 3/4, पी ई अपॉन ए कितना है 1/6, अगेन 3/4 1/6 प्लस नेक्स्ट कितना है 1/4 मल्टीप्लाई 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर आप देखें कि 6 चौको 24, 24 तो यहां पर आ रहा है, डिनोमिनेटर में यहां पर भी 24 है, और 6 चौको 24 यहां पर भी है, तो 24 से आपका ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बनेगा 3 + 5, तो रिजल्ट आ गया 3/8। कितना आ गया 3/8। यहां पर बच्चों हमारा ए ऑप्शन सही होता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर से है, ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा आर 2 क्यूब रूट ऑफ आई, आई के 2 क्यूब रूट है बच्चों अल्फा और बीटा, तो यहां पर वैल्यू चाहिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आई के क्यूब रूट निकाल लेते हैं, है ना, आई के क्यूब रूट, और वो क्यूब रूट निकालने जो प्योरली इमेजिनरी ना हो, विच आर नॉट प्योरली इमेजिनरी, जो प्योरली इमेजिनरी ना हो। चलिए देखते हैं, तो यहां पर आपके पास है क्यूब रूट निकालने, तो यही निकाल लेते हैं। तो आई की पावर 1/3 इक्वल टू एक्स मान लो, ठीक है ना। तो क्यूब रूट निकालना है तो आई की पावर क्या आएगा 1/3, ठीक, आयोटा है, तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, इसको लिखा जा सकता है cos π/2 प्लस आई साइन π/2 होल टू पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बेटा इसकी जनरल वैल्यू, तो जनरल वैल्यू के लिए 2r पाई ऐड करना पड़ेगा, तो 2r पाई प्लस π/2 प्लस आई साइन 2r पाई प्लस π/2 होल टू पावर 1/3, ठीक। अब यहां पर आप डिमाइवर अप्लाई कर देंगे, तो यहां पर डिमाइवर क्या होता है कि ये जो पावर है सीधे सीधे एंगल में आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बनेगा cos 2r पाई प्लस π/2 और बाहर आ गया 1/3 आई साइन 2r पाई प्लस π/2 मल्टीप्लाई 1/3, वेयर r की वैल्यू हमारे पास है r इक्वल टू है 0 1 2, r की वैल्यू कितनी है 0 1 2। चलिए अगर आपने यहां पर 0 यूज कर लिया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर ये 0 हो गया तो ये बनेगा cos π/6, ये 0 π/2 इंटू 1/3 π/6 हो गया, और ये बना लेगा आई साइन π/6। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, cos π/6 की वैल्यू cos 30 मतलब हो गया √3/2
और साइन 30 हो गया 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, √3 प्लस i/2 इसके बराबर हो गई। तो एक वैल्यू को तो हम लोग इसको अल्फा मान लें, ठीक है ना, जो कि प्योर इमेजिनरी भी नहीं है, ठीक है, तो इसको हमें अल्फा ले लेना है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पुट कर देंगे r = 1। r = 1 पुट करेंगे तो x = आपके पास आएगा 1 पुट करेंगे cos 2 पाई, 1 रखेंगे 2 पाई प्लस π/2, बाहर कितना है 1/3 प्लस i sin 2 पाई प्लस π/3 इंटू 1/3, ठीक। नेक्स्ट x = cos, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कितना 4 पाई और ये 5 पाई/6 हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना आएगा i sin 5 पाई/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x = cos, ये बच्चों पाई माइनस π/6 और i sin पाई माइनस π/6, ठीक है ना। अब ये cos पाई माइनस π/6, तो जो पाई माइनस π/6 है ये किस क्वाड्रेंट में होता है, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos कैसा होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो ये x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का cos π/6, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये बना लेगा i sin π/6। ये वैल्यू निकल के आ गई माइनस का √3/2 प्लस i 1/2, मतलब ये हो गया वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस √3 माइनस i/2। इस वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं बीटा। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बीटा। x = हमारे पास आ गया माइनस का √3 माइनस i डिवाइडेड बाई 2, दिस वैल्यू इज टेकन बीटा। ये हमारे पास बीटा आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग r = 2 लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आएगा। तो प्योरली इमेजिनरी हमको लेना नहीं है, हमको वो लेना है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों मिक्स हो, प्योर इमेजिनरी ना हो। तो ये आपके पास बीटा है। अब आपको वैल्यू निकालनी है बच्चों α² प्लस β² की। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ये √3 प्लस i/2, इसका स्क्वायर करिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √3 प्लस i इतने का होल स्क्वायर बाई 4। बीटा कितना है, ये हमारे पास है माइनस √3 माइनस i/2, इसका स्क्वायर करिएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करने पर माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये बना लेगा √3 माइनस i होल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से 4 आपका एलसीएम हुआ, इसका स्क्वायर 3 प्लस i² प्लस 2√3i, अगेन 3 प्लस i² माइनस 2√3i। अब ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, i² की वैल्यू -1 तो 3 - 1, अगेन 3 - 1 अपॉन 4, कितना आया, 3 में से 1 घटा दो, 2, 2 + 2 4/4 1। तो इसका ऑप्शन हो गया 1, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से है। यहां पर ये दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो वैल्यू इसकी निकालनी है x प्लस 1/x होल क्यूब x² प्लस 1/x² होल क्यूब से लेकर के 100 तक की ये सीरीज जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको समझें, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस √1 माइनस 4 b² माइनस 4ac अपॉन 2, और ये सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2, यहाँ पर दो वैल्यू आती हैं -1 प्लस √3i अपॉन 2, और एक वैल्यू आती है -1 माइनस का i√3/2, ठीक। एक वैल्यू को हम लोग लेते हैं यहाँ पर ओमेगा कंसिडर करते हैं, और सेकंड वैल्यू हमारी होती है बच्चों ω², ठीक। एक वैल्यू होती है ओमेगा और नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, ω², ठीक है। अब यहां पर देखो इसमें प्रॉपर्टी बनेगी 1 प्लस ओमेगा प्लस ω² निकालेंगे तो ये 0 आएगा, ω³ की वैल्यू 1 आएगी।
और यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो ये तो था आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके हमने रूट्स बताए, तो ये रूट हमारे पास आते हैं 1, इसका रूट बनता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ये 0 आएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। इनको हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास है, ये दिया हुआ है x प्लस 1/x इतने का होल क्यूब, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इतने का होल क्यूब, नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इतने का होल क्यूब, प्लस नेक्स्ट x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इतने का होल क्यूब। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी, लास्ट में x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 इतने का पावर 3, ठीक। अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करें तो वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये हमको मिलेगा ओमेगा प्लस 1/ओमेगा इतने का होल क्यूब, ये मिलेगा ओमेगा स्क्वेयर 1/ओमेगा स्क्वेयर इतने का होल क्यूब, नेक्स्ट मिलेगा ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब इतने का होल क्यूब, डैश 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 लास्ट तक ये बनेगा ओमेगा की पावर 100 प्लस 1/ओमेगा की पावर 100 होल टू पावर 3 तक जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू फर्दर कैलकुलेट करें, 1 को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, 1 को क्या लिख लेंगे, ओमेगा क्यूब। तो अगर हमने इसको ओमेगा क्यूब लिख लिया तो ओमेगा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना लेगा कितना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 3। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू यहां से देखो -1 के इक्वल है, और जब आप -1 का क्यूब करिएगा तो ये वैल्यू मिलेगी -1। अगेन यहां पर भी आप देखें, इस 1 को रिप्लेस कर दें अगर आप ओमेगा क्यूब से, तो एक ओमेगा स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इसकी वैल्यू -1, इसका क्यूब अगेन -1। अब ये हमारा 3 का मल्टीपल है, ओमेगा क्यूब है, ये सीधे सीधे 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, 2 का होल क्यूब हो जाएगा आपका 8। तो आपने ये देखा कि स्टार्टिंग के ये जो 3 टर्म है, इन तीनों का सम हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इन तीनों का सम हमारे पास आ रहा है 6 के बराबर, ठीक है। और ये सीरीज हमारे पास जा रही है 1 से लेकर के कहां तक है, 100 तक। तो इस तरह से 3 के जो सेट हमारे पास आएंगे उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इन टोटल टर्म हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि भाई 3 का अगर हम लोग सेट बनाएंगे तो 33 सेट बन गए, है ना, 33 सेट 3 के 99, और एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा रह गया, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा रह गया ओमेगा की पावर 100 1/ओमेगा की पावर 100 इसकी पावर 3, ठीक है। और एक सेट की वैल्यू हमारे पास कितनी बच्चों, 6 के बराबर। एक सेट की वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 18, 18 × 1 19, 198। और आपने ये देखा कि अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसकी वैल्यू कितने की इक्वल आ रही है, -1। तो -1 का क्यूब करिएगा -1, रिजल्ट आ गया 197। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है सम टू n टर्म ऑफ एन एपी। ये क्वेश्चन बेटा हमारा एपी से है। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। mth टर्म अगर इसका 164 है तो m की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है Sn बराबर है 3n स्क्वायर प्लस 5n, मतलब श्रेणी के n पदों का योगफल। तो जो n पदों का योगफल है वो हमारा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, और बोल रहा है कि इसका mवां पद 164 है, तो आपको m का मान कैलकुलेट करना है। चलिए निकालते हैं हम लोग इसमें। अगर बच्चों इसमें n = 1 रख दिया तो हमें मिलेगा S1, तो 3 + 5 = 8, और ये वास्तव में हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। क्या हो गया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, T1 हो गया। अगर आपने इसमें n = 2 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, S2। तो देखते हैं S2 कितना आएगा, 2 रखिएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना 4, और 5 दूनी 10,
4 ते 12 और ये हो गया बच्चों 22, किसके इक्वल हो गया 22, 22 के इक्वल। H2 का मतलब हो गया सम ऑफ टू टर्म, तो सम ऑफ टू टर्म मतलब T1 प्लस T2 इक्वल टू 22। ए की वैल्यू कितनी है 8 है, पहला टर्म आपका 8 है, तो T2 कितना हुआ 22 माइनस 8, तो T2 इक्वल टू हो गया कितना 14, T2 हो गया 14, ठीक है। अब इसमें से हम लोग Tn निकालें, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लें, तो D की वैल्यू आपकी T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास है 14, T1 हमारे पास दिया हुआ है ये 8 के बराबर, ये रिजल्ट आ जाएगा 6। तो अगर हम इसमें Sm निकालेंगे, Tm निकालेंगे, तो A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, A हमारे पास 8 है, प्लस m माइनस 1 और d कितना है 6 के बराबर, और ये Tm कितना दिया है 164, तो 164 माइनस 8 इक्वल टू m माइनस 1 इंटू 6। तो यहाँ से 8 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग यहाँ से, तो हो गया 156 इक्वल टू ये कितना हुआ m माइनस 1 इंटू 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 दूनी 12 और 6 रंग 36, 26 ये हुआ m माइनस 1, m की वैल्यू हो गई 26 प्लस 1, m इक्वल टू हो गया 27। तो यहां पर बच्चों हो गया हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 2018 इज डिवाइडेड बाय 17। यदि 2 की पावर 2018 इसको अगर हम लोग 17 से विभाजित करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बायनोमियल थ्योरम से ट्राई कर सकते हैं, ठीक। 2 की पावर हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों 2018, इसको डिवाइड कितने से करना है 17 से, तो इसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट करें कि ये 17 का एक्सपेंशन आपका बने, ठीक है। तो यहां से देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर, देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 कितना होगा 16। तो यहां पर क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, जरा चेक करिए, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर आप 4 से डिवाइड करके देखो तो ये नहीं हो रहा है ना, रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 चौको 16 और 2 यहां पर रिमाइंडर आपका बचेगा। तो एक काम कर लें, इसको लिख सकते हैं 2016 प्लस 2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। अब 2 की पावर 2016 इंटू 2 की पावर 2, अब इसको 2016 को हम लोग फर्दर ब्रेक कर लें, 2 की पावर 4, 4 इंटू कितना होगा 504, 504 हो गया। 2 की पावर 2 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर 4, और ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा बच्चों 16, 2 की पावर 4 16, 16 की पावर हो गया 504 मल्टीप्लाई 4, इसके इक्वल हुआ। अब 16 तक हम लोग आ गए, अब 16 को क्या 17 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 16 को आप लिख सकते हो बच्चों 17 माइनस 1, इसकी पावर 504 इंटू 4। अब ये बन गया आपका बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम यही है कि जैसे ये लिखा गया है x माइनस 1, इसका पावर हमारे पास है n, तो इस सीरीज को अगर आप एक्सपेंड करें nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, इस तरह से एक्सपेंड होगा, लास्ट प्लस माइनस 1 की पावर n, nc n तक यहां तक एक्सपेंड होकर के जाएगा। तो x के प्लेस पर हमारे पास क्या बच्चों 17 है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करें, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा आपका 504 C0 17, इसकी पावर कितना 504, ऐसे जाएगा ये एक्सपेंशन, ये अल्टरनेट जाएगा, माइनस नेक्स्ट 504 C1 और ये 17 504 और ये C1 और ये 17 एक घटा देंगे 503 डैश 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 लास्ट प्लस माइनस 1 की पावर 504 और ये बनेगा 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, बाहर कितना है 4। अब ये देखो ये जितने भी टर्म आपके आ रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है,
लास्ट वाले टर्म को छोड़ के सभी में क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक, तो जब ये 17 आ रहा तो ये 17 से डिविजिबल हुआ, डिविजिबल बाई 17, डिविजिबल बाई 17, यानी ये 17 से विभाजित हुआ, 17 से विभाजित हो गया ये। ठीक है ना, बचेगा लास्ट टर्म। तो -1 की पावर 504 ये एक इवन नंबर है। ठीक, जब ये इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो 1 और इसमें मल्टीप्लाई हुआ 4। ठीक, और ये आपका 17 से विभाजित है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, शेष फल आएगा, वो यही आपका 4 के बराबर हो जाएगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू हो गया आपका 4। ठीक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ये लिखा है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। यानी 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसका मान हमारे पास 5 दिया है। 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, इसकी वैल्यू 5 है। वैल्यू फाइंड करनी है हमको 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको बच्चों हम लोग क्या करें, इसको हम ए लेट कर लें। क्या लेट कर लें, इसको ए लेट कर लें। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों को 1 मिनट स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए। इसको अगर आप स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, जरा देखिएगा। स्क्वायर करते हैं इसको, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, पहले का स्क्वायर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इतने के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बनेगा बच्चों 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 × 15 दूना 30, 30 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना, 25। ठीक, सेकंड का स्क्वायर कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर ये 25, 25 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन 9 cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना हुआ -30 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू कितना, a स्क्वायर। अब आप इसको ऐड कर दें, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो 25 और 9 ये कितना हो गया, 34, 34 साइन स्क्वायर थीटा, अगेन 25 और 9 ये भी 34 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस a स्क्वायर। अब 34 अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, 25 प्लस a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बच्चों होती है 1। सबको पता है ये 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो ये हो गया 34 इक्वल टू 25 प्लस a स्क्वायर। मतलब ये होगा a स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 25, कितने के बराबर हो गया, ये 9। कितने के बराबर, 34 माइनस 25। 1 मिनट, तो ये आपका हो गया 9 के इक्वल। 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको। 3 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू a, स्क्वायरिंग कर लेंगे हम लोग इसका, तो ये बच्चों हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा 25 cos स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस करेंगे, तो 5 × 15 दूना 30, 30 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 25। इधर क्या बनेगा, 25, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 15 दूनी 30, ये भी 30 साइन थीटा cos थीटा, a स्क्वायर कैंसिल हो गया। 25 और 9 ये कितना हो गया, 34। ठीक है, 34 साइन स्क्वायर, ठीक है 34 कॉमन हुआ, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 1। 34 इक्वल टू 25 प्लस a स्क्वायर, 34 में 25 लेस करिएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 9। तो इसका सही आंसर है बेटा 9, तो ये आपका ऑप्शन 9, तो बी ऑप्शन आप इसका सही कर सकते हैं, 8 की जगह वो 9 है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा हमारा कोऑर्डिनेट से है। ये लिखा हुआ है द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1√3 0 0 2 0 त्रिभुज का, तो इसका इन सेंटर निकालना है। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स 1√3 0 0 2 0 है, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, तो इसका इन सेंटर आपको निकालना है।
इन सेंटर का मतलब होता है बेटा अंतःकेंद्र। त्रिभुज का अंतःकेंद्र निकालना है जिसके शीर्ष हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसमें ये ट्राइंगल। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास है एक वर्टेक्स है 0 0 0 0 ले लीजिए, और एक हमारे पास है बच्चों 2,0, ये ले लो, इसको चलो A, इसको B मान लो, और तीसरा वर्टेक्स हमारे पास 1,√3, तो 1,√3 इधर कहीं आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको C मान लीजिए और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक, अब इसका हमको अंतःकेंद्र निकालना है, इन सेंटर हमको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करें, इसका ट्रायंगल का नेचर पता कर लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल होता है तो इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सारे सेंटर आपके सेंट्रॉइड के ही बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं, यहां पर हमारे पास जो डिस्टेंस AB आएगी, AB डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 1, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 3, सॉल्व करेंगे 2 आएगा। AB ये AC हो गया, AC डिस्टेंस है ये AC डिस्टेंस है। AB डिस्टेंस अगर आप यहां से निकालेंगे तो ये तो साफ दिख रहा है 2 के इक्वल है, और BC डिस्टेंस अगर आपने निकाला तो ये किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस 2 माइनस 1, स्क्वायर करिएगा 1√3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 इक्वल टू कितना हुआ 2। तो यहां पर आपने देखा कि इस ट्रायंगल में सभी साइड आपस में इक्वल आ रही हैं, तो ट्रायंगल कैसा हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, सारी साइड इक्वल हैं, उसको हम इक्विलैटरल कहते हैं। ठीक, अब इसका जो इन सेंटर है, इन सेंटर बेसिकली आपका किसके इक्वल हो गया, सेंट्रॉइड के इक्वल हो जाएगा। अगर ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल होता है तो क्वेश्चन में चाहे इन सेंटर पूछे, ऑर्थो सेंटर पूछे, सरकम सेंटर पूछे, कुछ भी पूछता है इनमें से, तो वो सब हमारा सेंट्रॉइड के बराबर होता है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास आएगा सेंट्रॉइड यानी इन सेंटर इक्वल टू सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, काफी आसान है निकालना। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट अगर होता है x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, तो क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे इसको, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ऐसे जोड़ दीजिएगा। x के सारे कोऑर्डिनेट जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो और y के सारे कोऑर्डिनेट जोड़ करके 3 से डिवाइड कर दो। ठीक, चलिए जोड़ते हैं इसको। x1 की वैल्यू बच्चों 0, 2, x3 की वैल्यू 1/3, y1 हमारे पास 0, y2 0, y3 कितना है √3/3, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/3 1 और ये 1/√3, तो 1,1/√3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमारा कोऑर्डिनेट से है, कोऑर्डिनेट में टॉपिक सर्किल से लिया गया है। ये लिखा है द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 1 0 एंड टचेस द सर्किल, मतलब उस सर्किल का सेंटर क्या होगा जो 0 0 1 0 से पास हो रहा है और x² प्लस y² इक्वल टू 9 को टच भी कर रहा है, और वो भी सेंटर कहां पर है, प्रथम चतुर्थांश में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास सर्किल दिया है बच्चों x² प्लस y² इक्वल टू 9, तो इसका अगर हम लोग बना लें, डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सर्किल हो गया। ठीक है, तो ये सर्किल, इसका रेडियस कितना है 3 के इक्वल, क्योंकि फॉर्म होता है x² प्लस y² इक्वल टू a², तो a² इक्वल टू 9, a इक्वल टू 3, तो इसका रेडियस 3 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया 3,0। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सर्किल 0 0 1 0 से पास हो रहा है और इस सर्किल को कहां टच कर रहा है, इस सर्किल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है। तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हो गया, इधर से ले सकते हैं ऐसे, ये कुछ ऐसे सर्किल बनेगा।
एक कोऑर्डिनेट हो गया 1,0 और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है एक है 0,0 और एक 1,0। एक मिनट, इसको दोबारा कर लें। चलिए तो यहां पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये सर्किल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, रेडियस हो जाएगा इसका 3, ये हो गया 3,0 और ये जो सर्किल है पास हो रहा है बच्चों 0, 0, 1, 0 से, तो 0, 0 ले लो, ये ओरिजिन है 0, 0, 1, 0 यहां कहीं ले लो 1, 0, तो ये सर्किल कुछ इस तरीके से आपका बनेगा जो इस बड़े वाले सर्किल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है। ठीक है, इसका सेंटर हम लोगों को फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं सेंटर। यहां से अगर आपने इस तरह से ज्वाइन कर लिया तो इसका रेडियस कितना है 3 के इक्वल है, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, ये रेडियस कितना हो जाएगा इसका, इस सर्किल का डायमीटर हमारा 3 के इक्वल, तो ये रेडियस हो जाएगा 3/2 और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ले लीजिएगा तो ये वैल्यू हो गई हाफ के इक्वल हो गई। अब ये y यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए यहां से। तो जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों अंडर रूट इतने का स्क्वायर 9/4 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, सॉल्व करेंगे 8/4 इक्वल टू कितना √2। तो ये y की वैल्यू कितनी हो गई √2। ठीक है, तो यहां पर इसका जो सेंटर आएगा वो बन जाएगा पहले x का कोऑर्डिनेट 1/2 एंड देन y का कोऑर्डिनेट, ये बनेगा √2 हाफ कॉमा √2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाफ कॉमा √2। ठीक है, अब ये कह रहा है देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश के लिए आपका जो सेंटर आएगा वो बनेगा हाफ कॉमा √2। वैसे पॉसिबिलिटी यहां पर ये भी है कि सर्किल आपका डाउनवर्ड आ जाए, है ना, ऐसे भी आ सकता है, तो उस केस में आपका हाफ कॉमा माइनस √2 निकल आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन कह सकते हो, लेकिन इसमें आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है, तो ये बनेगा आपका हाफ कॉमा √2। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा इंटीग्रेशन से है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक काम करें, 0 to π/4 लिखा है sin √x dx। इस √x की वैल्यू को कुछ लेट कर लीजिए, √x इक्वल टू आप इसमें लेट कर लीजिए t, x इक्वल टू हो जाएगा t², डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx इक्वल टू हुआ बच्चों 2t dt, कितना हुआ 2t dt। ठीक है ना, लिमिट चेंज कर लो, f x की वैल्यू अगर 0 है तो t की वैल्यू भी 0, और f x की वैल्यू अगर अपनी π² 4 है तो x की जगह π² 4 रखिएगा तो t की वैल्यू हो जाएगी π/2। तो आपकी ये लिमिट चेंज हो जा रही है 0 to π/2 में, है ना। और नेक्स्ट क्या बनेगा, ये साइन √x के प्लेस पर t और dx इक्वल टू कितना आ चुका है 2t dt, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए t dt, इस तरह से बन गया। अब ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी दो वैल्यू यहां पर प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। इसका फार्मूला होता है जैसे लिखा हो इंटीग्रेशन फर्स्ट सेकेंड dx, तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, इस तरीके से ये फार्मूला होता है। ठीक, चलिए अप्लाई कर दें हम लोग इसको। 2 ये t ऐसे ही रहेगा, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस t, तो ये प्लस का कॉस t हो गया, लिमिट इसमें 0 to π/2। ठीक, 2 माइनस t कॉस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t, लिमिट 0 to π/2। अब यहां पर आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 2 यहां पर रखेंगे माइनस π/2 कॉस π/2 प्लस साइन π/2 और 0 रखेंगे तो ये दोनों ही 0, ये वैल्यू cos 90 0, तो ये टोटल टर्म आपका 0 हो गया, साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1, तो ये हो गया 2 + 1 इक्वल टू कितना 2, तो इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन इज करेक्ट।
ये क्वेश्चन बच्चों हमारा फंक्शन से लिया गया है। ये लिखा है f(x) इक्वल टू 1/√3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, देन डोमेन ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इसका मुझे यहां पर डोमेन कैलकुलेट करना है। तो यहां पर ये जो फंक्शन दिया है डोमेन के लिए, कभी भी अगर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर रूट के अंदर कोई क्वांटिटी है तो ये फंक्शन आपका करना होता है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और 1/रूट अगर f(x) है तो ये करना होता है f(x) ग्रेटर देन 0, और इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर ये सेकंड केस आ रहा है, तो ये बनेगा बच्चों 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, पहले तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन क्या हुआ 0 के इक्वल। अब इसका फैक्टर निकाल लीजिए, तो x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट कितना हुआ, क्रिटिकल पॉइंट हुआ, इसको 0 से इक्वेट करो 2, इसको 0 से इक्वेट करो 1, नंबर लाइन खींच लो 1 और इसके बाद 2, राइट से प्लस माइनस प्लस ऐसे अप्लाई करेंगे, और बस हम लोग ये देख लेंगे कि निगेटिव पार्ट क्या आ रहा है। तो निगेटिव आ रहा है x बिलोंग्स टू 1,3, ठीक, तो ये इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू 1,2, सॉरी 1,2, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये BHU 2018 का पेपर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।